हाय एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सेंट्रिक कनेक्शन के कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई पेपर 2 में पूछा गया है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसएससी जेई 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 15 मार्क्स का है टोटल। तो हमने थ्योरी क्लास में एक्सेंट्रिक कनेक्शन देखा जो कि दो टाइप का होता है। नंबर 1 टाइप 1 कनेक्शन में डायरेक्ट फोर्स लगता है और एडिशनल में उसके एडिशन में एक ट्विस्टिंग मोमेंट काम करता है। तो उस दोनों फोर्स के इफेक्ट को हम देखते हैं। और टाइप 2 कनेक्शन में डायरेक्ट फोर्स और प्लस बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। तो ये हमारा जो अभी केस है टाइप 1 का केस है जिसमें कि डायरेक्ट फोर्स लगेगा और ट्विस्टिंग मोमेंट भी एक्ट करेगा। ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों लगेगा? तो इस एक्सेंट्रिसिटी के कारण। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अ लोड ऑफ 15,000 kg इज कैरीड बाय द प्लेट ब्रैकेट। ये प्लेट ब्रैकेट है एक, और ये सेक्शन है आई सेक्शन। इस प्लेट ब्रैकेट पे 15,000 kg का एक लोड आ रहा है शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाय एनी रिवेट। अब कहता है कि इस रिवेट ग्रुप में कौन सा ऐसा रिवेट ग्रुप है या जो मैक्सिमम फोर्स को कैरी करे और उस मैक्सिमम फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कौन सा रिवेट कैरी करता है? जो क्रिटिकल रिवेट होगा वही मैक्सिमम फोर्स कैरी करेगा। तो और इस फिगर को हम देखते हैं तो इस दोनों रिवेट के बीच का जो गॉज है वो 15 सेंटीमीटर है। और एक तरह से कह सकते हैं हम कि इन द डायरेक्शन ऑफ लोड है तो ये पिच हो गया और ये गॉज हो गया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गॉज। ओके, तो अब यहाँ से हम इसे सभी रिवेट के फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से इस फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सब इसका फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड है। डायरेक्ट लोड के कारण कितना फोर्स आएगा तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ डी से। एफ डी फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड, एफ डी। और ये ब्लू कलर का जो है ये फोर्स ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ये जो रेडियल लाइन है ब्लैक कलर का उससे परपेंडिकुलर होता है टॉर्शनल फोर्स एफ टी। दिस इज ऑल्सो एफ टी एंड दिस इज एफ टी एंड दिस इज एफ टी। सभी रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्शनल फोर्स हमेशा रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ओके, और इस डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स के बीच के एंगल को थीटा से डिनोट किया है। ओके, और इस रेडियल लाइन का हम नामकरण कर सकते हैं यहाँ से। इस रेडियल लाइन का ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये 6 वाला जो है ये R6 है। तो कुल 6 रेडियल लाइन हमें यहाँ से मिला है। अब बात करते हैं कि कौन सा रिवेट क्रिटिकल रिवेट है होगा। तो क्रिटिकल रिवेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? क्रिटिकल रिवेट होने के लिए कंडीशन है कि वो रिवेट अप्लाइड फोर्स के या अप्लाइड लोड के क्लोज में हो। तो यहाँ अप्लाइड लोड कितना है? ये है अप्लाइड लोड। इसके क्लोजर तो 3 रिवेट है, ठीक। तो पहला कंडीशन हमारा है क्रिटिकल रिवेट का यहाँ से कि वो अप्लाइड लोड के नज़दीक हो। तो नियर टू द अप्लाइड लोड, एकदम सही से इसको करेंगे, एकदम बारीकी से एक पार्ट देख करके, ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। नियर टू द अप्लाइड लोड। और नंबर दूसरा है जो उसका, वो रेडियल लाइन लार्जेस्ट होना चाहिए। रेडियल लाइन शुड बी लार्जेस्ट। एंड नंबर 3, ये दोनों जब फॉलो हो जाएगा तो उसके बाद जो एंगल होगा एंगल थीटा किसके बीच है ये एंगल? तो डायरेक्ट फोर्स एफ डी एंड
टॉर्शनल फोर्स Ft के बीच शुड बी स्मॉल। तो ये तीनों कंडीशन हमें फुलफिल कराना होगा, किसके लिए? क्रिटिकल रिवेट के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हमारा रिवेट वो क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि यहाँ फोर्स Fd और Ft के बीच 0 तो है, लेकिन ये रेडियल डिस्टेंस जो है, ये रेडियल डिस्टेंस कम है R2 के अपेक्षा। ओके, तो ये हमारा क्रिटिकल रिवेट नहीं हो सकता है। और यहाँ देखते हैं ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के ये भी नज़दीक है रिवेट 4, लेकिन इसमें रेडियल डिस्टेंस तो R4 है R2 के बराबर, लेकिन यहाँ ये थीटा जो है इससे ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल हम देखते हैं इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हमारा रिवेट 2। तो यहाँ से लिखते हैं सिंस रिवेट 2 is closer to the applied load, rivet 2 is the closer to applied load, and also its radial distance from CG is larger, and angle between direct force Fd and torsional force Ft is smaller. Hence rivet 2 is the क्रिटिकल रिवेट। इसलिए रिवेट 2 जो होगा हमारा यहाँ से क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। ओके, अब तो रिवेट 2 हमारा क्रिटिकल रिवेट यहाँ से पता चल गया। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि हम रेडियल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस टॉर्शनल फोर्स में हमें ज़रूरी पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि R1 रेडियल डिस्टेंस, R2 रेडियल डिस्टेंस, R4 और R5 इक्वल है। तो यहाँ R2, R1, R2, R4 और R5 इक्वल है। तो यहाँ से देखते हैं हम R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R4 विल बी इक्वल टू R5, और R6 और R3 आपस में इक्वल होगा ये रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ से R3 विल बी इक्वल टू R6। ओके, अब इसमें बात करते हैं, कोई एक निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हम अगर देखें यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है। अगर यहाँ से हम बात करें इस डिस्टेंस R2 डिस्टेंस की, तो क्या होगा, ये इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू द बेस का स्क्वायर। अब हमको बेस कितना दिया है, तो हमको बेस दिया है यहाँ से 20, ये टोटल है, इसका हाफ 10 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर 15 है। तो यहाँ से हमें मिलता है R2 विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट अंडर। ओके, और ये आता है 18.03, और R2 जो इक्वल है R1, R4 और R5 के इक्वल है। और यहाँ से R3 हमें मिलता है, R3 तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सिंपली ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में होगा। R3 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं कि फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड के कारण कितना फोर्स आ रहा होगा। डायरेक्ट फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड, टोटल अप्लाइड फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड जो होता है, अप्लाइड लोड बाय नंबर ऑफ रिवेट होता है। अप्लाइड लोड
टोटल हमारा था 15,000 kg और टोटल नंबर ऑफ रिवेट जो है हमारा यहाँ 6 है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 2500 kg। मतलब प्रत्येक रिवेट पे on each rivet force due to direct load on each rivet will be equal to P by number of rivet, और यहाँ से ये 2500 kg आ जाता है। उसी तरह हम निकालते हैं यहाँ से फोर्स ड्यू टू द टॉर्शनल मोमेंट, फोर्स ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट, फोर्स ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं Ft से, और ये जो हमारा था ये Fd था। Fd विल बी इक्वल टू, Ft विल बी इक्वल टू, ये होता है मोमेंट इनटू द रेडियल डिस्टेंस I इन जनरल समेशन ऑफ Ri का स्क्वायर, ये होता है हमारा टॉर्शनल मोमेंट। अब यहाँ से m जो है मोमेंट, ये अप्लाइड लोड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन एक्सेंट्रिसिटी, यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से मोमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1500 kg एंड टू एक्सेंट्रिसिटी जो है ये 30 प्लस ये इसका 20 का हाफ 10, तो ये 40 हो जाएगा एक्सेंट्रिसिटी। ओके, तो P इंटू E इंटू RI का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ RI का स्क्वायर। ओके, P का वैल्यू यहाँ से हमें मिलता है 15,000 इंटू E का वैल्यू 40, 30 प्लस 10 इंटू RI का स्क्वायर। R यहाँ कौन सा लेंगे, तो क्रिटिकल रिवेट पे देख रहे हैं, फोर्स ड्यू टू द टॉर्शनल मोमेंट ऑन द क्रिटिकल रिवेट, तो R2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिला है, R2 का वैल्यू 18.03 मिला है, तो यहाँ से हम 18.03 रखेंगे, 18.03 डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ RI। अब यहाँ से समेशन ऑफ RI हमें निकालना पड़ेगा, इसको पहले समेशन ऑफ RI को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ RI, समेशन ऑफ RI यहाँ से हम निकालते हैं, जनरली जो समेशन ऑफ RI का स्क्वायर है, ये यहाँ टोटल रिवेट का नंबर है 6, तो यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर प्लस R5 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं जो हमारा रिवेट नंबर 1 2 था, R1 R2 बराबर था, और यहाँ से R6 नंबर ऑफ रिवेट था, R6 का स्क्वायर, और 5 6 भी इक्वल था, तो यहाँ से हमारा टोटल 4 इंटू कह सकते हैं R1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R3 और R4 हमारा, सॉरी 3 और 6 हमारा इक्वल था, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 इंटू R3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू R1 का वैल्यू या R2 का वैल्यू 18 पॉइंट कितना था 03 प्लस 2 इंटू R3 तो सिंपल था 10, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर, और ये यहाँ से भी इसका स्क्वायर, तो समेशन ऑफ RI जो हमें निकल के आता है ये कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, हमारा आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम R3 का समेशन ऑफ RI का वैल्यू रखते हैं 1500 रखते हैं यहाँ से इसका वैल्यू। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है यहाँ से P अप्लाइड लोड 15,000 था, E का वैल्यू 40 था, R1 इसका स्क्वायर होगा 18.03 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ R1 सिर्फ होगा, इसका स्क्वायर नहीं, नीचे में समेशन ऑफ RI होगा, तो 18.03 1500 इंटू 14 18.03 RI का वैल्यू और समेशन ऑफ RI का वैल्यू 1500 है,
तो ये हमें दे देता है 7211.102 kg, ये हमें इतना दे देता है। तो डायरेक्ट फोर्स और टॉर्सनल फोर्स निकल गया है। अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट फोर्स है और ये हमारा टॉर्सनल फोर्स है। इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ आर है, एफ आर होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो एफ आर यहाँ से हम निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एफ आर विल बी इक्वल टू, ये होता है रूट अंडर एफ डी का स्क्वायर डायरेक्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर टॉर्सनल फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी इंटू एफ टी इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू इस डायग्राम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डायग्राम से ये थीटा है हमारा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस हमारा कितना है 10 और ये हाइपोटेनस 18.03 हम निकाल चुके हैं। तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10/18.03 कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से हम निकलना शुरू करते हैं। हमारा डायरेक्ट फोर्स का जो वैल्यू आया है वो 2500 का स्क्वायर आया है और टॉर्सनल फोर्स का जो वैल्यू आया है वो 7211.102 का स्क्वायर आया है प्लस 2 इंटू फिर एफ डी 2500 इंटू 7211.102 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 10/18.03 ओके, होल टू दी पावर 1/2 मतलब रूट अंडर। और ये इसका वैल्यू हमें निकल के आता है 8845.76 kg। ओके, तो यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा किस पे, क्रिटिकल रिवेट पे। हैंस द मैक्सिमम फोर्स carried by the critical rivet to will be equal to 8845.76 kg। तो ये हमारा यहाँ से मैक्सिमम लोड क्रिटिकल रिवेट के द्वारा ये कैरी करेगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यही पूछ रहा था हमें, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोड था 1500 kg कैरिड बाय द प्लेट ब्रैकेट के द्वारा कैरी किया जा रहा था। कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाय द एनी रिवेट। अब मैक्सिमम फोर्स कौन सा रिवेट कैरी करेगा, जो क्रिटिकल रिवेट होगा वही मैक्सिमम फोर्स कैरी करेगा। तो हमने क्रिटिकल रिवेट पहले फाइंड आउट किया कि हमारा कौन सा क्रिटिकल रिवेट है। हमें पता चला कि क्रिटिकल रिवेट होने के 3 कंडीशन है। पहला नंबर कंडीशन तो वो अप्लाइड लोड के नज़दीक होना चाहिए, रेडियल लाइन लार्जेस्ट होना चाहिए और एंगल जो है डायरेक्ट फोर्स और टॉर्सनल फोर्स के बीच वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा रिवेट नंबर 2 जो है ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है और इसीलिए रिवेट 2 जो हो जाएगा हमारा वो क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। अब जो क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा उसके बाद हमने सभी रेडियल डिस्टेंस निकाला, उसके बाद फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड निकाला, उसके बाद फोर्स ड्यू टू द टॉर्सनल मोमेंट निकाला और इस दोनों डायरेक्ट फोर्स और टॉर्सनल फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट देखें जिसको कि हमने नाम दिया रिजल्टेंट फोर्स, ओके, एफ आर। और इस रिजल्टेंट फोर्स को ही मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा जो कि कोई रिवेट मीन्स क्रिटिकल रिवेट कैरी करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं कि द ब्रैकेट शोन इन द फिगर ऑफ पेयर ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट रिवेटेड टू द फ्लेंज ऑफ 305 mm इंटू 152 mm आई कॉलम। ये हमारा जो ब्लैक कलर का है ये नीचे वाला वो है आई कॉलम का फ्लेंज और इसमें ये ब्रैकेट ब्लू कलर वाला लगाया गया है।
इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट इज लिमिटेड टू 45 किलो न्यूटन। अब कह रहा है इस 8 रिवेट में जो क्रिटिकल रिवेट होगा उस पर जो फोर्स आ रहा होगा वो 45 किलो न्यूटन है। तब कहता है कि डिटरमिन द लोड P, तब कहता है निकालने के लिए कितना लोड रहा होगा ये जब क्रिटिकल रिवेट में ये हमारा फोर्स जो है वो 45 किलो न्यूटन आया होगा। तो इस फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सेम कंडीशन पे हम बढ़ेंगे, वहाँ ये फोर्स दिया था और क्रिटिकल रिवेट पे फोर्स निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके उलट है, इसके जस्ट अपोजिट है कि इस रिवेट में, क्रिटिकल रिवेट में दे दिया है फोर्स 45 किलो न्यूटन और बोल रहा है कि ये हमारा फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है। तो ये हमें सभी एज डिस्टेंस दिया है 45 mm और ये रिवेट के बीच का डिस्टेंस 75 और इस दोनों के बीच जो है ये हमारा है ये हमारा जो डिस्टेंस है ये 89 है। यहाँ से ये हम कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से 89 mm है ये हमारा डिस्टेंस जो है 89 mm है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी का रिवेट ग्रुप का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण, P फोर्स के कारण, तो FD, ये FD सभी FD हो जाएगा। डायरेक्ट फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, डायरेक्ट फोर्स। ओके, अब इस डायरेक्ट फोर्स के अलावा जो एक फोर्स एक्ट करेगा उसको कहते हैं टॉर्सनल फोर्स, जो कि रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ रेडियल डिस्टेंस कौन सा है, तो अगर रिवेट का हम नामकरण करें, ये रिवेट हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रिवेट नंबर 4 एंड दिस इज रिवेट नंबर 6, 7, 8, 9, टोटल 8 रिवेट हो गया। तो ये कैसे बढ़ गया, सॉरी यहाँ से 5, रिवेट नंबर 5, ये 6 और ये 7 और ये टोटल 8 नंबर ऑफ रिवेट है। और इसका रेडियल डिस्टेंस हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो CG है रिवेटेड ग्रुप का, तो इस रिवेटेड ग्रुप के CG से इस बोल्ट के CG के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को कहते हैं रेडियल डिस्टेंस और इसको डिनोट करते हैं R1। रिवेट 1 है तो इसको R1 से, ये रिवेट 2 है तो इसको R2 से, उसी तरह से R3, उसी तरह ये हो जाएगा ये हो जाएगा R4, दिस इज R5, दिस इज R6, दिस इज R7 एंड दिस इज R8, टोटल 8 हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेडियल डिस्टेंस R1 R2 इक्वल है, उसके बाद R5 और R6 इक्वल है। तो यहाँ से R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R5 विल बी इक्वल टू R6। और एक देखते हैं कि ये रेडियल डिस्टेंस R3, R4, R7 और R8 इक्वल है। तो R3 विल बी इक्वल टू R4 विल बी इक्वल टू R4, R7 और R8, R7 एंड R8। और इस R1 का वैल्यू जो होगा, R1, R2, R3, R6 का वैल्यू जो होगा ये कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ये जो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का ये हो जाएगा 89/2। ओके, 89/2 और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 75। ये 75 और रिवेट ग्रुप तो हमारा इसके बीच है, तो ये 75 + 75/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू रूट अंडर 89/2 कुछ नहीं है, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकालना होता है। 89/2 75 + 75/2 का स्क्वायर, और ये हमें देता है 120.98 mm में। और ये R3, R4, R7, R8 का वैल्यू उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें ये तो हो जाएगा 89/2 और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 75/2 हो जाएगा। 89/2 का स्क्वायर प्लस 75/2 का स्क्वायर, यहाँ से ये होगा और इसका वैल्यू हमें आता है निकल के
इसका वैल्यू आता है निकल के, इसका वैल्यू आता है निकल के, जैसे कि अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इस कैलकुलेटर से। यहाँ रूट अंडर 89 रूट अंडर, चलिए छोड़िए इसको, हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे, जहाँ इसका ज़रूरत होगा वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे इसके अलावा एक टॉर्शनल फोर्स हमें डेवलप करेगा, और इस डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स के, डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स, ये है Ft हमारा टॉर्शनल फोर्स, और ये हमारा Ft है, और ये भी हमारा Ft है। तो इस दोनों डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं डायरेक्ट फोर्स ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो यहाँ से डायरेक्ट फोर्स ड्यू टू द अप्लाइड लोड कितना होगा, डायरेक्ट लोड ऑन ईच रिवेट विल बी इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं FD से, विल बी इक्वल टू अप्लाइड लोड P बाय नंबर ऑफ द रिवेट। अप्लाइड लोड है हमारा यहाँ पे निकालना है, P बाय नंबर ऑफ द रिवेट है टोटल 8 नंबर ऑफ रिवेट, तो FD का वैल्यू हमारा P बाई 8 आ गया। उसी तरह से यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लोड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन रिवेट, और ये सभी रिवेट किस पे बात कर रहे हैं, क्रिटिकल रिवेट, जो हमारा 2 है क्रिटिकल रिवेट हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल रिवेट नंबर 2 यहाँ हमारा क्रिटिकल रिवेट है। तो लोड ड्यू टू द ट्विस्टिंग मोमेंट, इसे डिनोट करते हैं FT से, एंड ये होता है इक्वल टू अप्लाइड मोमेंट इनटू RI होगा, स्क्वायर नहीं होगा, RI बाय समेशन ऑफ RI का स्क्वायर। यहाँ मोमेंट का वैल्यू लोड इंटू एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगा इंटू RI बाय समेशन ऑफ RI का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम अप्लाइड लोड जो है, अप्लाइड लोड हमें निकालना है, तो ये P ही हो जाएगा इंटू E का वैल्यू यहाँ हमें एक्सेंट्रिसिटी दिया है 300 क्वेश्चन में, और RI का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, RI किसके लिए, RI का वैल्यू यहाँ पर्टिकुलरली हो जाएगा R2 का वैल्यू, ये हो जाएगा R2 का वैल्यू, क्योंकि ये क्रिटिकल रिवेट 2 है तो इसी का R2 लेंगे। तो ये R2 हमारा निकल के आया है 120.98, 120.98 डिवाइडेड बाय, अब समेशन ऑफ RI का स्क्वायर, समेशन ऑफ RI का जो स्क्वायर होगा ये होता है, हम कुछ इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ RI को, समेशन ऑफ RI का स्क्वायर। 4 ऐसा रिवेट था जिसका रेडियल डिस्टेंस कितना था 120.98, तो 4 इंटू 120.98 का स्क्वायर प्लस, और फिर 4 ऐसा रिवेट था जिसका रेडियल डिस्टेंस था कुछ इस प्रकार से कि 89/2 का स्क्वायर मतलब 44.5 प्लस, और 75/2 का स्क्वायर मीन्स 37.5 का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाता है 72,090.64, और ये आता है हमारा mm स्क्वायर में। तो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं समेशन ऑफ RI का स्क्वायर में, यहाँ पे समेशन ऑफ RI का स्क्वायर में पुट करते हैं, और देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है, 72,090.64, और इसका वैल्यू आ जाता है हमें निकल के 0.5034 P। ओके, तो ये आ जाता है। अब इस डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट
विल बी इक्वल टू एफ आर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी इंटू एफ टी इंटू कॉस थीटा। और ये इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है कुछ इस प्रकार से, एफ आर विल बी इक्वल टू रूट अंडर एफ डी का जो वैल्यू है, एफ डी का जो वैल्यू है वो है पी बाई 8 निकल के आया था हमारा, पी बाई 8 का स्क्वायर, और एफ टी का जो वैल्यू आया है अभी वो है 0.5034 पी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डी, तो पी बाई 8 इंटू फिर एफ टी तो 0.5034 पी, ओके, इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू इस फिगर से हम निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से, कि कॉस थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा एक तरह से, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस थीटा में बेस, तो ये बेस हो गया हमारा ये, और बेस कितना है 89/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है R2, R2 का वैल्यू कितना निकल के आया है 120.98, तो इसको फाइंड आउट करने पर हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू आएगा 0.3678, ये इसका वैल्यू आता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करते हैं कॉस थीटा का वैल्यू 0.3678, और इस एफ आर का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आता है निकल के 0.0561 पी, ओके। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट जो है वो 45 किलो न्यूटन का है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल लिमिट इज लिमिटेड टू 45 न्यूटन, और हमने अभी क्या निकाला, हमने भी अभी निकाला कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट, तो इस दोनों को अगर हम इक्वेट करें यहाँ से, गिवन रिजल्टेंट फोर्सेस यहाँ से लिखते हैं, गिवन रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 45 किलो न्यूटन, इसीलिए जो हो जाएगा यहाँ से ये एफ आर का वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा ये इक्वल टू हो सकता है या इससे कम हो सकता है 45 से, या एफ आर का वैल्यू हमें निकल कर आया है 0.561 शुड बी लेस देन इक्वल टू 45, और ये P बच गया 0.561 P, और P शुड बी लेस देन इक्वल टू 45/0.561, और यहाँ से कह सकते हैं हम कि P शुड बी लेस देन इक्वल टू 80.13 किलो न्यूटन, क्योंकि ये 45 जो था हमारा किलो न्यूटन में था। तो यहाँ से हम हमारा लास्टली जो आता है कंक्लूजन वो आता है मैक्सिमम लोड जो होगा ब्रैकेट पे वो कैरी कर सकता है इतना लोड का, हैंस मैक्सिमम लोड कैरीड बाय द ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 80.13 किलो न्यूटन का, ये हमारा मैक्सिमम लोड इतना कैरी कर सकता है। तो यहाँ से हम यहाँ से P का वैल्यू क्या निकाला हमारा, इस ब्रैकेट पे जो P लग रहा था इसका वैल्यू निकल के आया हमें 80.13 किलो न्यूटन का फोर्स इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तब जाके इतना अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्रिटिकल रिवेट में जो फोर्स आएगा वो आएगा 45 किलो न्यूटन का। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।